खलीफा के महल में जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, फिर तुम्हारा भागना उसने मामला और बिगाड़ दिया। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि खेतों में तुमसे ये ऐसा काम लेंगे जो खलीफा के महल में लगने वाली आग उनकी हुक्मरानी के जल्द खात्मे की एक खुफिया अलामत है। तो हमारा फर्ज है कि इस खुफिया अलामत को आश्कार करें फौरन कर रख दे। ने मिस्र के लिए जिंदगी वफ कर देने वाले ताजिर को कितनी आसानी से तफ्तीश के लिए बुलवा भेजा। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर आपका ये अमल सिवाय न तजर्बाकारी के और क्या है। इन इंसानों को बीमारी की हालत में तुमने मरने दीवारें हर तरफ से जकड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सराय में ताजिर राकी गुलामों से मुखातब होकर कहता है, जी हाँ, आपको एक तरफ से उजरत नकद मिलेगी और दूसरी तरफ कर्ज की सूरत में मिलेगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जैसे दुनिया और आखिरत में अमन के हुसूल के लिए जरूरी है कि बड़ी चीजों से बचें, मुस्तकिल मिजाजी और फराग दिल की जानिब रुझान रखें। आपको शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आखिर में खुशी होगी। अब फैसला आपका है। कुछ देर सोचने के बाद पहला गुलाम खड़ा होकर राकीब के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके देखते ही देखते गुलामों की बड़ी तादाद राकी की जानिब आ जाती है, मगर सलाहुद्दीन के पास पैगाम पहुंचाने वाला गुलाम अपने कुछ साथियों के साथ उनके पीछे खड़ा होता है। यह मंजर देखकर राकीब बहुत खुश होता है, जबकि काजी फाजिल और खलील बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गुलाम वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, उन्हें माफ कर दें वजीर हजरात, उन्होंने नकद अदायगी का इंतखाब किया है। मैं उनकी तरफ से माजरत चाहता हूं। अब से मैं अपनी जान और खून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। राकीब कहता है, दर हकीकत आपने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। वजीर हजरात गुलामों को फैसला करने की आज़ादी दी गई और उन्होंने दोबारा गुलामी का इंतखाब किया। जिन लोगों से आप हमदर्दी से पेश आते हैं वो हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते हैं। खून का एक कतरा 1000 परेशानियों के बराबर है। ये कहते ही राकी गुलामों को लेकर चल पड़ता है, जबकि उधर बाजार में जमशुद कुछ ताजिर के साथ मौजूद होता है और एक ताजिर कहता है, जो हुआ क्या ये होना चाहिए था? जबकि मिस्र में अमन कायम हो रहा था, उन्होंने खलीफा के महल को जलाने की कोशिश की। क्या ये मुमकिन है? वो पागल हो गए हैं और खलीफा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तरफ खड़ा होकर जौहर भी ये बातें सुन रहा होता है। तो जमशुद कहता है, वो कहते हैं कि वजीर के आदमियों ने ऐसा किया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस पर यकीन किया जाए। क्या ये आसान है? थोड़ा इंतजार करो। क्या निजाम बरकरार रखना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि ये मुमकिन नहीं कि जिसने भी ये किया उसे फौरन ढूंढ लिया जाए। अब पुरसन हो जाओ। ये मंजर देखते हुए जौहर कहता है, जबरदस्त जबरदस्त, जो बीज मैंने बाजार में लगाए थे वो उगना शुरू हो गए हैं। अब वजीर के सिपाहियों की बारी है। ये कहते ही वो आगे बढ़ जाता है। इधर वजीर सलाहुद्दीन तख्त पर बैठने ही वाले होते हैं कि काजी फाजिल परेशानी की हालत में उनके पास आते हैं और कहते हैं, वजीर हजरात, मैंने जिन लोगों को जासूसी पर लगाया था इनमें से एक ने बड़ी खबर भेजी है। उन्होंने काहिरा के बाहर बड़ी तादाद में बारूदी मवाद रखा है और वो उसे काहिरा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मूवमेंट करने का इरादा रखते हैं। काहिरा को जला देंगे। वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं, मामले की संगीनी हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। मैं खुद जाकर देखूंगा। काजी फाजिल कहते हैं, शहर में दाखिल होने से पहले हमें मसला हल करना होगा। खलील घोड़े तैयार करने लगता है तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपने कहा था कि आप जिदान का दौरा करेंगे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं वापसी पर उनसे मिलूंगा। ये मामला बहुत अहम है। ये सुनते ही खलील वहां से चल जाता है। इधर काहिरा के कुछ सिपाही जौहर के साथ मौजूद होते हैं और एक सिपाही जौहर से कहता है, जो बोलना है जल्द बोलो, हमारी यहां मौजूदगी वजीर के कानों तक पहुंच गई तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। जौहर कहता है, ठीक है, मैं बात को तूल नहीं दूंगा। वजीर की फौज का कमांडर यहां तक के अहम अफराद पर भी मौजूद है।
फौज के सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। इधर खलीफा के सिपाही उनके पास आकर कहते हैं, वजीर सलाहुद्दीन काहिरा से चले गए हैं। खलीफा खुश होते हुए कहते हैं, बेहतरीन, उनकी वापसी से पहले उनके आदमियों को खत्म कर दो। जाओ, जाकर उन्हें अदालती फैसले से आगाह करो। देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन वापस आकर क्या करता है। जब वो अपने सिपाहियों को नहीं पाते, दूसरी जानिब जंगल में वजीर सलाहुद्दीन औबी अपने सिपाहियों और काजी फाजिल के साथ एक मकाम पर मौजूद होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें वहां से एक संदूक मिलता है जिसमें ये तो वही आदमी है जो मेरे पास खत लेकर आया था। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि ये आपको मालूमात दे रहा था। अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। काजी फाजिल गमगीन होते हुए कहते हैं, आमीन। खलील पूछता है, उन्होंने धमाकी खीज मवाद कहां रखा था? वजीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, शायद उन्होंने उसे शहर में बहुत पहले ही भेज दिया। उसी लम्हे कुछ हमला आवर इन पर हमला करते हैं और एक हमला आवर वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, इन जासूसों की तरह जो तुमने हमारे दरमियान भेजे थे, तुम्हें भी दफनाने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही वो उन पर हमला आवर हो जाते हैं और एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। वजीर सलाहुद्दीन, खलील और बाकी साथी मिलकर इन्हें कटना शुरू कर देते हैं। काजी फाजिल अपना खिंजर निकालकर अपनी हिफाजत करते हैं। इधर काहिरा में एक खफिया मकाम पर नजर मौजूद होता है और उसका आदमी कहता है, ये अच्छा हुआ कि हम यहां पर धमाका खेज मवाद ले आए। नजर कहता है, अगर हमने नामी गुदाड़ को ना देखा होता तो वो उसे उठाकर वजीर के पास ले जाता। आदमी पूछता है, क्या अब हम चलें जनाब? नजर कहता है, अब वक्त आ गया है कि काहिरा को जंग के मैदान में बदल दिया जाए। सब जान जाएंगे कि खलीफा अकेला नहीं है। हम वहां से शुरू करेंगे जहां से सलाहुद्दीन ने आगाज किया था। इबाल जहर मदरसे से जंगल की तरफ वीजर सलाहुद्दीन और उनके साथी मुसलसल हमला आवरों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इसी लम्हे रोकी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और यह मंजर देखकर फौरन लड़ाई में कूद पड़ता है। रोकी की मदद से जल्द ही हमला आवरों का सफाया कर दिया जाता है। लड़ाई के कंट्रोल के बाद वेजर सलाहुद्दीन कहते हैं, जख्मियों की फौरी देखभाल करो। फिर वो रोकी से मुखातब होकर कहते हैं, तो आपने मेरी दावत का जवाब दिया। रोकी जवाब देता है, मैंने तुम्हारी दावत का जवाब नहीं दिया, बल्कि सुल्तान के हुक्म की तामत की। जो भी हमारे दरमियान है वो मौजूद है, मगर अभी उसे पोशीदा रहने दो। मैं यहां इसलिए आया हूं कि कहूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर वेजर सलाहुद्दीन पुरजोश अंदाज में रोकी के साथ हाथ मिलाते हैं। इधर काहिरा में वेजर सलाहुद्दीन के साथियों को बाहर लाया जा रहा होता है। कारतेगुन पूछता है, हमें यहां क्यों लाया गया है? क्या वेजर सलाहुद्दीन नहीं आए? लोग जमा हैं और कारतेगुन बार बार पूछ रहा होता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। एक सिपाही अदालत का फैसला सुनाते हुए ऐलान करता है कि एथुस घड़सवार फौज का कमांडर औफा अली साहब, तैर अंदाजों के कमांडर बजूक साहब, प्यादा फौज के कमांडर इदरिश भाई, सराय के मुहाफिज के कमांडर इब्राहिम साहब और सराय के खजांची सरटा कारतेगिन को शहर के नज्म व जब्त में फसाद डालने, खलीफा को कत्ल करने की कोशिश और खजाना लौटने के इल्जामात में मिस्री सरजमीन से जला वतन करने की सजा दी जाती है। ये सुनकर ईथुस कहता है, अभी तक तो कोई अदालत ही नहीं हुई, ये फैसला कहां से आ गया? ओफा जवाब देता है, जब हम जिदान में दाखिल हुए थे तो फैसला हो चुका था। बजूक पूछता है, वजीर हजरात को उसका इल्म है? सिपाही जवाब देता है, काजी किसी को बताने के पाबंद नहीं है। शामसा, जो जमशेद से परेशान है, कहती है, यह नामुमकिन है, वेजर सलाहुद्दीन कभी ऐसी इजाजत नहीं देंगे। कारतेगन कहता है, वजीर सलाहुद्दीन के आने से पहले तुम हमें वहां से मुंतकिल नहीं कर सकते, यह बिल्कुल भी मुनसफाना नहीं। सिपाही गुस्से से कहता है, खामोश रहो, फैसला सुना दिया गया है। कारतेगिन धमकी देता है कि वो जबान काट देगा, मगर सिपाही उसे रोक लेते हैं। सिपाही कहता है कि जो भी फैसले से एतराज करेगा उसकी सजा भी है। ये आपके एमाल का नतीजा है। मिस्र में फातमी रियासत के मालिक खलीफा के खिलाफ जाने पर, जिन्हें सब मुकद्दस समझते थे, लोगों में गम व गुस्सा फैल जाता है। सिपाही उन्हें कैद करके ले जाते हैं और अवाम खाइन खाइन के नारे लगाते हैं और पत्थर भी बरसा रहे होते हैं।
जमशद रोकने की कोशिश करता है मगर लोग नहीं रखते। शमसा भी ये मंजर देखकर बहुत परेशान होती है। दूसरी जानिब कुद्स में ताजिर राकी खाने की दस्तरख्वान पर बैठा होता है और कहता है, जैसा कि आप जानते हैं सलाहुद्दीन हमें मिस्र से निकालना चाहता था मगर वो खुद इसी गड्ढे में जा गिरे। वलीम जवाब देता है, हमारी मालूमात के मुताबिक वेजर सलाहुद्दीन जिस कनवे में गिरता है वहां से निकलने का आदी भी है। ये सुनकर राकी चौंक कर गुस्सा होते हैं। एमले कहता है कि हमारा मुशीर वलीम हमारे दुश्मनों के बारे में बहुत बाखबर है। राकी कहता है कि जब बात सलाहुद्दीन की आती है तो वो इससे इत्तिफाक नहीं कर सकता। जल्द ही सलाहुद्दीन को मालूम हो जाएगा कि वो काहिरा पर हुकूमत नहीं कर सकता और जब हम उसे आखिरी दफा मार डालेंगे तो हम आपसे फौजी तावन हासिल करेंगे। एमले जवाब देता है, मैं कुद्स का बादशाह होने के नाते आपका साथ दूंगा। यकीनन हमारी तिजारत पहले से ज्यादा मजबूत होगी। राकी चात लन की तरफ देखते हुए कहता है, जब हम तिजारत की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर काउत चात लन मेरे दोस्त बन चुके हैं मगर दोस्त बनने के लिए जिम्मेदारियां लाजिम हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो इनाज का मामला में गलती की थी वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये सुनकर चात लन गुस्से से अबर आता है। इधर काहिरा में वेजर सलाहुद्दीन के साथियों को सिपाही लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग पत्थर बरसाए जा रहे होते हैं। कार्तिगुन कहता है, देखो मैं तुम सबको देख लूंगा। अद्रुश कहता है, हमें कहां ले जाया जा रहा है? इथुस कहता है, अगर हमारे वेजर को इस बात का इल्म होता तो वो हमें ऐसा न छोड़ा जाता। कार्तिगिन की नजर अलबैस पर पड़ती है और वो उसे इशारा करके वहां भेजता है। अलबैस एक जानवर की मानंद हरकत करता है। इधर उल जहर मदरसे में तलबा इल्म पढ़ रहे होते हैं। खलीफा के आदमी भी उनके दरमियान बैठे होते हैं। अचानक एक आदमी उठकर इस्ताद के गले पर खिंजर तान देता है और बच्चों को पकड़ लिया जाता है। उनका सिर मिलाकर जब ये जगह फट जाए तो सारा काहिरा यहां जमा हो जाएगा। वो कहते हैं, इस्ताद कोई कुछ कहने से पहले तालिब के कुछ तालिब इल्म वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हमला आवरों का सरदस्त इस्ताद से कहता है, वजीर सलाहुद्दीन ने जो गंदगी फैला रखी है हम उसे साफ कर रहे हैं। वो इन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। बाहर वेजर सलाहुद्दीन रोकी के साथ काहिरा वापस आ जाते हैं। काजी फाजिल कहते हैं कि अगर वो धमाकी खीज मवाद शहर में ले आ चुके हैं तो हमारा फर्ज बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेजर सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमें सबको खबरदार करना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। वो खलील से कहते हैं कि शहर के दाखिले और खुरूजी रास्तों की हिफाजत करो, मरकज इलाकों में तलाश शुरू करो। इसी लम्हे शमसा आकर कहती है कि कार्तिगिन, एथुस और बाकी सिपाहियों को जला वतन कर दिया गया है। वेजर सलाहुद्दीन सख्त गुस्से में पूछते हैं कि किसने ये हुक्म दिया और किसके हुक्म से। शमसा बताती है कि जब आप काहिरा से बाहर थे तो उन्होंने सबके सामने आए और अपना फैसला सुना दिया, फिर जल्दी में उन्हें ले गए। ये सुनकर वेजर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये सारा मंसूबा का हिस्सा है। वो जानते थे कि मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे शहर से जाने का इंतजार किया। हम जाकर उन्हें वापस लाएंगे। घोड़े तैयार करो। वो घोड़ों की तरफ बढ़ते ही इस वक्त एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ आकर कहता है, उन्होंने अल-अज़हर मदरसे पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे दोस्तों और उसातिज़ा को कैद कर लिया है। ये सुनकर वेजर सलाहुद्दीन परेशान होकर कहते हैं, वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने काहिरा को चारों तरफ से घेर लिया है। रोकी कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने बहादुरों के साथ उनका पीछा करूंगा और आप मदरसे जाया करें। वजीर की इजाजत मिलते ही रोकी वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह ए माला कहता है। ये मंजर फिर से बदलता है। काहिरा की गलियों में जौहर चुपके से मदद और हालात का जायजा लेता है। इसी दौरान कार्तिगिन के हाथ में जौहर आ जाता है। कार्तिगिन की आंखें खुल जाती हैं और उसका खंजर जौहर की गर्दन पर रख देता है। कार्तिगिन की तरफ से कहा जाता है, जौहर, तुम एक छलांग लगाते हो, दूसरी छलांग लगाते हो, तीसरी छलांग लगाते हो और अब तुम मेरे हाथ में हो। जौहर डर जाता है। नाजरीन, ये लम्हा तनाव से भरपूर होता है। यहीं पर नाजरीन इस किस्त का अख्तिताम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की इत्तला आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।
الزہر مدرسہ کے سامنے حملاور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، اب تمہارا ایک مکھی پر بھی حکم نہیں چلے گا۔ وزیر صلاح الدین مٹھی بند کرتے ہیں۔ تیر انداز تیار ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں، حکم اور اختیار صرف اللہ کا ہے۔ حملاور پوچھتا ہے، اختیار کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ خنجر مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ لوگ نعرے بلونگ کرتے ہیں، مت کرو، ایسا مت کرو۔ پچھلے حصے سے خلیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑکی سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ منظر حملاور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وزیر صلاح الدین کی انگلی کھلتی ہے۔ تیر انداز تیر چھوڑتا ہے اور حملاور کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اندر لڑائی جاری رہتی ہے۔ ایک حملاور بارود میں آگ لگاتا ہے۔ خلیل سب کو باہر نکال دیتا ہے۔ سپاہی باہر، مدرسہ پھٹنے والا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں، کسی محفوظ جگہ جاؤ اور شمسا کو بھی لے جاؤ۔ قاضی فاضل شمسا کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور وزیر مدرسہ میں داخل ہوتے ہیں۔ خلیل حملاوروں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حملاور خلیل پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وزیر صلاح الدین پیچھے سے اس کا کام ختم کر دیتے ہیں۔ لڑائی ختم، تمام دشمن مارے جاتے ہیں، آگ بجھا دی جاتی ہے اور وزیر صلاح الدین و خلیل سکون کی سانس لیتے ہیں۔ سپاہی خلیفہ کے پاس بالن کو دیکھتے ہوئے لاد گائے بادشاہ سے کہتا ہے، مہاراج، میں نے سوچا کہ آپ اسے سخت سزا دیں گے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سبیلہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اماگ اٹھتا ہے اور بالن کے پاس آتا ہے، اپنی تلوار بالن کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا بالن، میں نے تمہیں زندہ یورپ جانے کا موقع دیا تھا۔ بالن جواب دیتا ہے، حساب لینے میں جلد بازی نہ کرو۔ مالک پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہیں یہاں جہنم بھیجنے سے کون روک سکے گا؟ بالن سلطان نورالدین کا فرمان بادشاہ کو تھما دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر مجھے یا ایلن کے لوگوں کو نقصان پہنچا تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ فرمان دیکھ کر ای مارلے بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ قاہرہ میں آلجھر مدرسے کے سامنے صلاح الدین ایوبی حملہ آور سے کہتا ہے، اس شہر کا مالک عزت مآب سلطان نورالدین کے نائب کے طور پر میں ہوں۔ حملہ آور جواب دیتا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بتاؤ، جو ٹھہرا ہوا ہے وہ میرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتا ہے، پریشان نہ ہو، زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جب تمہارا کام تمام ہوگا تب تمہارے ہاتھ کسی بھی مظلوم کو نہیں چھو سکیں گے۔ فرمان پڑھتے ہوئے املے کہتا ہے، یہ غداری ہے، جب تمہاری زمین پر اپنے بھائی موجود ہیں تو تم نے دشمن سے مدد لے لی۔ بالن کہتا ہے، میری زمینوں میں موجود بھائیوں نے میرا حق چھین لیا اور مجھے تجارت سے روک دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے لوگ بھوک سے مر جائیں۔ جو میں نے کیا وہ غداری نہیں بلکہ مجبوراً کیا۔ چات لین پوچھتا ہے، تم اس غار سے کیسے بچ گئے؟ رقیب کہتا ہے، جلے ہوئے گنے کے مالک کی حیثیت سے میں تمہاری ہمت کی تعریف کرتا ہوں، لیکن خبردار رہو، سلطان نورالدین جنگی پر زیادہ بھروسہ نہ کرو۔ بالن کہتا ہے، اگر مزید کوئی اتباع نہیں ہے تو میں اپنی زمین ایلن واپس جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہی مالک غصے سے آگے بڑھتا ہے تو ولیم کہتا ہے، عزت مآب ایسا نہ کریں۔ بالن فاتحانہ انداز میں پلٹ جاتا ہے، باقی سب صرف ہاتھ ملاتے رہ جاتے ہیں۔ آجر مدرسے کے سامنے حملہ آور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، اب تمہارے ایک مکھی پر بھی حکم نہیں چلے گا۔ وزیر صلاح الدین اپنی مٹھی بند کرتے ہیں، تیار ہو کر کہتے ہیں، حکم اور اختیار صرف اللہ کا ہے۔ حملہ آور پوچھتا ہے، اختیار کیا ہے؟ سب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خنجر مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ لوگ نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے خلیل ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ایک حملہ آور بارود کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، خلیل سب کو باہر بھیج دیتا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں، مدرسہ پھٹنے والا ہے، پیچھے ہٹو۔ وزیر صلاح الدین قاضی فاضل اور شمسا سے کہتے ہیں، کسی محفوظ جگہ جاؤ۔ وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اندر وزیر صلاح الدین اور خلیل حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہیں، سب کو مار دیا جاتا ہے، آگ بجھائی جاتی ہے اور وہ سکون کی سانس لیتے ہیں۔ سپاہی خلیفہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے،
खलीफा हजरत आजहर पर हमला शुरू हो चुका है, सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। खलीफा कहता है फातिमी रियासत की जान लेने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। जंगल में यारकी और उसके सिपाही इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां कार्तेगिन और खलीफा के सिपाहियों में झड़प हुई थी। वो देखकर कहते हैं कुछ यहां खलीफा के सिपाही हैं, कुछ कार्तेगन के। यारकी अगर उन्होंने कार्तेगन को बचा लिया तो भी जमीन पर पड़ी लाशें देखकर मालूम होता है कि अभी भी कैदी हैं। दूसरी जानिब एबल में मार्कुस बालन से कहता है जंगल में किए गए पहले इक़दामात के तौर पर अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं। बालन कहता है बेहतरीन, ये सब कुछ इसलिए कि हम लोगों को मायूस न करें। किराक जाने की तैयारी मुकम्मल करो। जंगल में कार्तेगुन काला चोगा पहनता है। आल बीस कहता है चलो कबीले वापस चलते हैं। किरा जाना खतरनाक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उसका बदला लें। किहाड़ा में मदद बायबू और सिपाही दाखिल होते हैं। देख कर कहते हैं माशाल्लाह, किहाड़ा में जंगबू कितना फैला है। छिपकर देखने वाला जौहर कहता है मुल्क मदद आ गया है, लगता है हालात ज्यादा पेचीदा हैं। किराक किल्हा में खलीफा के सिपाही वज़ीर सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर दाखिल होते हैं। यारकी कहता है हम किसी भी सूरत उन्हें यहां नहीं छोड़ेंगे, रास्ता निकालना होगा। चाती एलन खुश आमदीद कहते हैं सलाहुद्दीन के साथियों को गुस्सा आता है। किहाड़ा में जौहर कार्तेगिन के हाथ लग जाता है। कार्तेगिन का खंजर उसकी गर्दन पर तलवार भी छीन लेता है और कहता है जौहर, तुमने खेल और साजिश नहीं करनी चाहिए थी, अब देखो जिंदगी खत्म। जौहर बहुत डरता है। नाजरीन, इसी जगह ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड्स आसानी से मिलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।